वेलकम टू सिविल्स ओनली। कभी सोचा है कि ये नदियां पहाड़ों को कैसे तराश देती हैं, या फिर रेगिस्तान में रेत के वो बड़े बड़े टीले आखिर बनते कैसे हैं? तो आज हम पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली इन्हीं जबरदस्त ताकतों को समझने के एक सफर पर निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझना कि हमारी धरती का चेहरा कैसे बनता है। इस पूरे सफर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम बहते पानी से शुरू करेंगे और रेगिस्तान की हवाओं तक जाएंगे, ताकि हर चीज की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये भू आकृति या लैंडफॉर्म होता क्या है, और वो कौन सी बुनियादी ताकतें हैं जो जमीन को बनाती और बिगाड़ती रहती हैं? तो जमीन का कोई भी छोटा या मध्यम आकार का हिस्सा जिसकी अपनी एक खास बनावट हो, उसे हम भू आकृति कहते हैं, जैसे कोई पहाड़ी, घाटी या मैदान। और जब ऐसी कई भू आकृतियां एक साथ मिलती हैं, तो वो एक पूरा भूदृश्य यानी लैंडस्केप बनाती हैं। जमीन को शक्ल देने के पीछे 2 मुख्य ताकतें हैं जो हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं। एक है अपर्दन यानी कटाव, जो जमीन को तराशता है, और दूसरा है निक्षेपण यानी जमाव, जो नई जमीन बनाता है। इन दोनों के खेल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे ताकतवर एजेंट की, बहता हुआ पानी। खास तौर पर नमी वाले इलाकों में जमीन का ज्यादातर चेहरा इसी ने बनाया है। एक नदी की कहानी भी ना बिल्कुल इंसान की जिंदगी जैसी है। इसके भी 3 चरण होते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और हर चरण में ये अलग अलग तरह की भू आकृतियां बनाती है। जब नदी अपनी युवावस्था में होती है, यानी पहाड़ों से तेजी से नीचे उतर रही होती है, तो उसमें जबरदस्त ताकत होती है। इसी ताकत से वो चट्टानों को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां, गॉर्ज और कैनियन बना देती है। फिर जैसे जैसे नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अब वो कटाव नहीं बल्कि जमाव का काम ज्यादा करती है, और इसी से बनते हैं जलोढ़ पंख, बाढ़ के मैदान और समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा। अच्छा, जमीन के ऊपर की कहानी तो हमने देख ली। चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वहां का छुपा हुआ आर्किटेक्ट यानी भूजल कैसे काम करता है। जहां जमीन के नीचे चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानें होती हैं, वहां भूजल उन्हें धीरे धीरे घोल देता है। इससे एक बहुत ही अनोखा लैंडस्केप बनता है, जिसे कार्स्ट स्थलाकृति कहते हैं। इसका नाम बाल्कन के एक इलाके के नाम पर पड़ा है। इस प्रक्रिया से जमीन में अचानक गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें सिंक होल कहते हैं। और यही पानी जमीन के नीचे चट्टानों को खोखला करके विशाल गुफाओं का एक पूरा नेटवर्क बना देता है। और इन गुफाओं के अंदर तो एक अलग ही दुनिया बसती है। छत से टपकते पानी की हर बूंद अपने साथ थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट लाती है, जो धीरे धीरे जमा होकर छत से लटकते स्टैलेक्टाइट और जमीन से ऊपर उठते स्टैलेग्माइट बनाता है। चलिए अब चलते हैं बर्फीले इलाकों में, जहां बर्फ की नदियां यानी हिमनद या ग्लेशियर बहते हैं। ये भले ही बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन इनकी ताकत पहाड़ों को भी हिला सकती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। हमने देखा कि नदियां वी आकार की घाटियां बनाती हैं, लेकिन ग्लेशियर्स इतने भारी और चौड़े होते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खुरचकर चौड़ी यू आकार की घाटियां बना देते हैं। ग्लेशियर के कटाव से पहाड़ों में बड़े ही नाटकीय दृश्य बनते हैं, जैसे कटोरे के आकार के सर्क, चाकू की धार जैसी तेज अरेत और मेटरहॉर्न जैसी नुकीली चोटियां, जिन्हें हॉर्न कहा जाता है। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, तो अपने साथ लाए हुए सारे मलबे, पत्थर और मिट्टी को वहीं छोड़ देते हैं। इसी मलबे के ढेर को हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। अब पहाड़ों और जमीन के नीचे से निकलकर चलते हैं समंदर के किनारे। यहाँ लहरों और धाराओं की ताकत जमीन और समुद्र के बीच की सीमा को लगातार बदलती रहती है। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह है। लहरें सबसे पहले चट्टानों में कमजोर जगह ढूंढकर समुद्री गुफा बनाती हैं। धीरे धीरे ये गुफा चट्टान के आर पार हो जाती है और एक मेहराब बन जाता है। और आखिर में जब मेहराब भी टूट जाता है, तो बस एक अकेला चट्टानी खंभा यानी स्टैक रह जाता है। लेकिन लहरें सिर्फ तोड़ फोड़ ही नहीं करती, वो निर्माण भी करती हैं। वे अपने साथ लाए रेत और कंकड़ को जमा करके खूबसूरत बीच, सैंड बार्स और लेगून जैसी आकृतियां बनाती हैं। और अब हमारी सफर का आखिरी पड़ाव, रेगिस्तान।
इन सूखे इलाकों में हवा ही सबसे बड़ा कलाकार है, जो रेत को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर पूरे भूदृश्य को बदल देती है। रेगिस्तान में तेज हवा अपने साथ रेत के कणों को लेकर एक सैंड ब्लास्टर की तरह काम करती है। ये चट्टानों को नीचे से ज्यादा काटती है, जिससे मशरूम रॉक जैसी मजेदार आकृतियां बनती हैं। हवा से जो रेत जमा होती है, उससे अलग अलग डिजाइन के टीले बनते हैं। इनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हवा किधर से आ रही है और रेत कितनी है। जैसे बरखान का आकार आधे चांद जैसा होता है, जबकि अनुदैर्ध्य टीले हवा की दिशा में ही लंबी कतारों में बनते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं को देखने के बाद एक बात तो साफ है, हमारी पृथ्वी की सतह कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक कैनवस की तरह है जिस पर पानी, बर्फ और हवा जैसी ताकतें लगातार चित्रकारी करती रहती हैं। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, आज के भारत के इतने विविध भूदृश्य को बनाने में इन प्रक्रियाओं में से कौन ज्यादा हावी रही होगी, अपर्दन या निक्षेपण? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वन डे एग्जाम मेंस से संबंधित हमारा पॉडकास्ट और करंट अफेयर्स सीरीज जरूर देखें। धन्यवाद।